सारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। हम साथ साथ हैं। 65 दिन से देश के दक्षिण छोर से शुरू हुई कांग्रेस और युवराज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दलों ने राहुल गांधी और कांग्रेस की इस यात्रा को नए नजरिए से देखने के साथ साथ उसमें शामिल होना भी लाजमी समझा है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के अलावा महाराष्ट्र के कई और नेता भी कांग्रेस की यात्रा में शिरकत कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष फिर एक बार लामबंद हो रहा है और कांग्रेस की रणनीति भी यही है कि इसी बहाने राहुल गांधी को विपक्ष का अगुवा मान लिया जाए। हालांकि पूरे देश में बिखरे विपक्ष के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस अभी भी पूरी तरह स्वीकार्य नहीं दिखते, लेकिन 2024 की किलेबंदी में जुटे राजनीतिक दलों के सामने फिलहाल एक ही एजेंडा है और वो साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बेदखल किया जाए। शायद यही ग्लू आपसी एकता का साधक बन जाए। बहरहाल 3500 किलोमीटर की इस यात्रा के खत्म होने तक कांग्रेस को क्या क्या उपलब्धियां हासिल होती हैं, इसमें समय है, लेकिन इस यात्रा के समानांतर हो रहे चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस को अभी और ज्यादा मेहनत करने और विपक्ष को साथ लाने की कवायद करनी होगी। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी दक्षिण में कांग्रेस की पैर पसारने की रणनीति को समझते हुए कर्नाटक में प्रधानमंत्री के दौरे और मेट्रो को हरी झंडी दिखलाकर चुनावी चाल तेज कर दी है। और इसी मुद्दे पर आज बहस करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता खेमचंद शर्मा, कांग्रेस के नेता गौतम सेठ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे। खेमचंद शर्मा, किस तरीके से आप भारत जोड़ो यात्रा देख रहे हैं और साथ ही साथ अगर उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ती जा रही हैं तो एक बड़ा गठबंधन तैयार होगा चुनाव से पहले, बीजेपी का रिएक्शन? ऐसा सोचती है कि ये नाम के लिए भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन प्रैक्टिस में जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बार बार बयान दे रहे हैं, जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा है। ये समाज के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज के बीच में विघटन फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेसी लीडर ने कर्नाटक में बयान दिया हिंदुओं के बारे में अनाप और जिस तरीके से राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं, भारत माता के खिलाफ बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को सबसे ऊपर मानते हैं और बाकी धर्मों को गलत मानते हैं। और राहुल गांधी जी सुनते हैं, वहां जाते हैं, उस पादरी के सामने कुछ को सुनते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी बच्चियों को बुर्का पहना के फोटो खिंचाते हैं। ये सब चीज दिखाती है कि राहुल गांधी भारत में नहीं, भारतीय संस्कृति की ग्लोरिफिकेशन में नहीं, भारतीय परंपराओं की ग्लोरिफिकेशन में नहीं, बल्कि अपने जो उनके अपोजिशन की राजनीति है उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। और अपीजमेंट की राजनीति को सर्व करते करते वो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देश को जोड़ना है तो हमारी संस्कृति को जागृत करना, हमारी संस्कृति का जो प्राइड है, हमारी संस्कृति में जो हमारा रचा बसा परंपरा, उनका मान सम्मान जरूरी है। अगर आप उनका मान सम्मान नहीं करेंगे, उनके अंतर्गत आप नहीं चलेंगे, तो फिर चीजें समझ में नहीं आएगी। एक तरफ ईरान में आप देखिए किस तरीके से वहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है हिजाब के खिलाफ, दूसरी तरफ आप बुर्का पहना के छोटी छोटी बच्चियों आप फोटोशॉप कराते फिर दिखाते हो, ये सब चीजें लोगों के सामने। और इससे लगता है कि राहुल गांधी की अपनी जो उनकी पर्सनल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल यात्रा है, उसको बेटर करने के लिए अभी भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के रास्ते पे चल रहे हैं। सबको साथ लेने की कोशिश नहीं है, सबको जोड़ने की कोशिश नहीं है, सबको सिर्फ और साथ में सिर्फ लाने की। पॉलिटिकल अपनी राजनीतिक यात्रा है, ये उनकी निजी राजनीतिक यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। गौतम सेठ हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के नेता। गौतम, किस तरीके से कांग्रेस बीजेपी के इस बयान को देख रही है और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कितनी सकारात्मक? पहले आपसे ये कह दूं कि इन्होंने कहा कि भाई पर्सनल यात्रा है या राजनीतिक कारणों से यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो हिंदुस्तान की संस्कृति की एक झलक है। हमारे वेदों ने तक कहा था, एकम सद्वा प्राही बहुधा वेदांति, द ट्रूथ इज वन, द वाइज कॉल इट बाय मेनी नेम। अनेकता में एकता की बात हुई, अवल अन्ना नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। ये देश का मिजाज अनेकता में एकता का मिजाज है और उस मिजाज को कायम करने के लिए, उस अनेकता में एकता की जो हमारी शक्ति है उसको जागृत करने के लिए जो यात्रा हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर निकाल रहे हैं, ये केवल कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, ये पूरे भारत की यात्रा है। और ये नजर भी आ रहा है, लोग उतर उतर कर सड़कों पर आ रहे हैं राहुल जी के समर्थन में। वो केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है,
वो इस देश का विवश अनएम्प्लॉयड यूथ है। भारतीय जनता पार्टी का गौतम, बीजेपी का ये भी कहना है कि इसमें कोई इनको राजनीतिक सफलता नहीं मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, कहीं राहुल गांधी की पैठ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कांग्रेस अब मरणशैया पर है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव कल है और मैं इस बात से आप लोगों को विश्वास दिला देना चाहता हूं। मैं खुद भी हिमाचल में कुछ समय काम किया और बेहद हम लोगों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और कई मीडिया वालों की भी जो रिपोर्ट्स इस बार बता रही हैं, वो हिमाचल में जो नैया है वो अब कांग्रेस की तरफ बहती हुई नजर आ रही है। ये बात बिल्कुल साफ है। वहां प्रियंका गांधी जी ने धुआंधार प्रचार किया। हमारी पार्टी के चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी वहां गए, उन्होंने भी वहां प्रचार किया और कांग्रेस पार्टी ने पूरी जान झोंक कर जो ये चुनाव है वो हिमाचल में लड़ा है। चलिए आऊंगा आपके पास। डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपनी विभाग राय रखते हैं। सुनील जी, 3500 किलोमीटर की यात्रा काफ़ी हद तक पूरी हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में ये यात्रा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इससे जुड़ रही हैं। लगता है आपको एक बड़ा गठबंधन बनाने में कामयाब होंगे राहुल गांधी? नहीं, देखो, सबसे पहले तो ये कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे दूसरे राजनीतिक दल। और अभी तक जो होता आया है उसमें देखा गया है कि राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए दूसरे राजनीतिक दल नहीं है। तो क्या खड़गे साहब आएंगे सामने? यदि खड़गे साहब आते हैं तो कुछ हो सकता है किसी, क्योंकि एक उम्र का, बात करने का एक जो तजुर्बा खड़गे साहब को है, मुझे लगता है राहुल गांधी को नहीं है। दूसरा, जो राजनीतिक अनुभव और लोगों को है, कई बार कोई बहुत मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पार्टी के बड़े कद्दावर नेता भी अपने अपने राजनीतिक दलों के हैं, तो वो केवल सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी ही क्यों? क्या कांग्रेस में कोई और नेता नहीं है? और दूसरी बात, जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, स्वीकार हो जाएगा कि वास्तव में खड़गे साहब की अध्यक्षता में जो चुनाव हो रहा है वो खड़गे साहब भी स्वीकार हैं कि नहीं कार्यकर्ताओं को। आज ही आनंद शर्मा ने कहा है, इन्हीं के नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मेरा जो सदुपयोग होना चाहिए था वो हिमाचल प्रदेश में सदुपयोग पार्टी ने नहीं किया। इससे पहले आपने देखा होगा, 1 महीने पहले आनंद शर्मा ने ही आरोप लगाए थे जब उनको मनाना पड़ा। तो जो बातें आप हिमाचल की कहिए या गुजरात की करिए, गुजरात में आपने देखा होगा पटेल 3 महीने चिल्लाते रहा, राहुल गांधी ने समय नहीं दिया उनको मिलने के लिए, पार्टी मजबूरी में उनको छोड़नी पड़ी। तो ये कुछ ऐसी है जिस पर खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद इनका समाधान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्या वास्तव में वो आगे जिन बिंदुओं को लेकर के जो राजनीति थी, जहाँ G23 के जो आरोप लगे थे, उन आरोपों से आगे बढ़कर के क्या कोई ऐसा ठोस रणनीति के तहत उनके पास कोई ऐसा कार्यक्रम है जिससे कि लगे एक पार्टी कार्यकर्ताओं को और जनता को कि हाँ, जिन चीजों से इस समय देश गुजर रहा है उसका फॉर्मूला कांग्रेस के हेमचंद पास है। शर्मा, कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है इस यात्रा से। लगातार दक्षिण से ये यात्रा चल रही है, महाराष्ट्र में यात्रा आ गई है, कई बड़े नेता स्वागत कर चुके हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी स्वागत कर चुकी हैं, साथ आने का दमखम रख रही हैं, बात बनती दिखाई दे रही है। एक बड़ा गठबंधन तैयार होगा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है और उसी का ये गठबंधन फ़ायदा उठाएगा, लोगों तक अपनी लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाएगा, बात करेगा, अपने एजेंडे की बात करेगा और सरकार को उखाड़ फेंकेगा। कांग्रेस का ये दावा, जवाब? भूपेश जी, हमें इससे चिंता नहीं, सभी को अपना हक है यात्रा करने का, पॉलिटिकल एक्सपेंशन का, बात रखने का, संवाद करने का। लेकिन जिस तरीके से संवाद राहुल जी कर रहे हैं, कहीं भी सकारात्मक नहीं है, कहीं कंस्ट्रक्टिव नहीं है, कहीं फ्यूचरिस्टिक नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, वो कंक्रीट बात नहीं करते, जहाँ जाते हैं वैसे ही बात करते हैं, लोकलाइज बात करते हैं, पसंद आ रही है 4 लोग ज्यादा बात करते हैं। अगर उन्होंने इतनी बड़ी यात्रा निकाली और भारत को जोड़ने का सपना थे, एक रोड मैप प्रस्तुत करना चाहिए। आप मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को बाहर करना है, सरकार से बाहर करना है, यही आपका रोड मैप है, हटाने का, काटने का, किसी से घृणा रखने का, तो रोड मैप आगे बढ़ जाने का रोड मैप नहीं है और इसको लोग पसंद नहीं करते। आप क्या करना चाहते हैं? क्यों आप 70 साल में नहीं कर पाए? क्या गलतियां हुई? सबको मानो, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कैसे रिसोर्स मोबिलाइज करोगे, उनकी बात रखोगे तो लोग मानेंगे। जैसे आदरणीय मोदी जी ने किया 2013 में, उन्होंने एक अल्टरनेटिव दिया। जो मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं या कांग्रेस जो कर रही है, वो क्या क्या नहीं कर पाई, क्या क्या भारत में और हो सकता था, उन्होंने रोड मैप दिया, उस रोड मैप को लोगों ने पसंद किया, उसी रोड मैप के अंतर्गत आदरणीय मोदी जी ने लगातार काम किया और उसी का परिणाम है आज भारत की जो साख है वो बड़ी है। आज हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी बड़ी है, हमारा जो तंत्र बढ़ा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज हम
हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता जहाँ पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार की विकास की नीतियों से देश आगे बढ़ रहा है और ये सबको दिखाई दे रहा है। गौतम, यहाँ पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि सिर्फ 5-10 लोगों की ये यात्रा है और आते आते ख़त्म हो जाएगी। किसी स्टेट में जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ इसका असर होता नहीं दिखाई देगा और लोकसभा चुनाव में इसे याद भी नहीं किया जाएगा। एक बड़ा आरोप। 5-10 लोगों की ऐसी यात्रा जिसने इस देश के प्रधानमंत्री को विवश कर दिया कि वह फटाफट कर्नाटका पहुंचे, क्योंकि जो कर्नाटका का राजनीतिक माहौल इस यात्रा के बाद था वो नीचे गांव से, वो नीचे ग्राउंड से बिल्कुल बदला सा नजर आ रहा था। वो आज भी उसी तरह बदला हुआ ही नजर आ रहा है। कर्नाटका में जो 40% कमीशन की सरकार है उसका भी इस यात्रा के बाद जो जाना है वो तय है। और जहां तक इन्होंने बात की कि कांग्रेस 60 साल में क्या नहीं कर सकी, आप नितिन गडकरी जी से पूछ लीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि जो मनमोहन सिंह जी ने किया उसके लिए यह देश उनका ऋणी होगा। आप पूछ रहे थे मनमोहन सिंह जी क्या नहीं कर सके, अरे आप गडकरी साहब से पूछ लीजिए, आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता है, आपको बता देंगे कि मनमोहन सिंह जी का ये देश ऋणी है तो क्यों है। वाला इनिशिएटिव किया उसके लिए बात करी। उन्होंने यूपीए 1 और यूपीए 2 जो ब्लंडर किए थे उनके बारे में बात नहीं करी। नहीं, आप 60 साल का राग अलापते हैं, आप 60 साल का राग अलापते हैं, आप तो कोई 5 या 6 साल का राग नहीं अलापते। यह देश तो अपने आप बन गया, इस देश के अंदर तो सब कुछ बना बनाया था। आप कांग्रेस की सरकारों के काम को झुटलाने का जो यह गलत काम कर रहे हैं, इसके लिए अटल जी की आत्मा भी आप लोगों को दुहाई देती होगी। संसद के पटल पर खड़े होकर कहा था कि अगर कोई ऐसा कह दे कि कांग्रेस ने इस देश के लिए काम नहीं किया तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा। ये लाइन मेरी नहीं है, ये अटल जी की लाइन है, संसद की पटल पर देश के प्रधानमंत्री होते हुए। इकोनॉमी सही चल रही और यूपीए 2 पे जाके और राहुल जी की जिस यात्रा से डॉक्टर सुनील कौशिक, क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कहेंगी इस यात्रा के बीच में, इस यात्रा के बाद, कि हम साथ साथ हैं? सवाल वही आता है। पिछली बार भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे हुए थे एक मंच पर, ममता बनर्जी समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हाथ उठाए खड़े थे, लेकिन जब नेतृत्व की बात आती है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तब ममता बनर्जी एक अलग लकीर खींच देती हैं, राहुल गांधी एक अलग लकीर खींचेंगे, तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, नीतीश कुमार या अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी एक अलग लकीर खींचेंगे। होगा क्या महागठबंधन का? गठबंधन बन पाएगा नहीं? देखो भूपेश जी, ये देखिए 2014 के बाद, 2014 में भी एक तीसरा मोर्चा बनना था। तब तो बड़े गद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव हों, लालू प्रसाद यादव हों, शरद पवार हों, शरद यादव हों, अब ऐसे बड़े नेता मुझे लगता है कि तीसरा मोर्चा न बना पाए हों। और उसका आप बिल्कुल निचोड़ निकाल के देखेंगे तो यही निकल के आएगा तीसरे मोर्चे का नेतृत्व कौन करेगा। दिक्कत ये है कि सारे नेता जो है, जो उनकी लीडरशिप है, वो चाहते हैं कि हमारा एक नया चेहरा, आप देखिए ना कि नीतीश कुमार जी फिर आगे आने लगे। उधर केसीआर को आप देख रहे होंगे, केसीआर चाहते हैं कि सारा कुछ मेरे नेतृत्व में हो। तो इतने जब चेहरों का नेतृत्व करने के लिए मैं व्यक्तिगत तौर से ये कह सकता हूं, जो मेरा अनुभव, कि राहुल गांधी तो नहीं हो सकते। खड़गे साहब का नाम आ जाए या किसी और बड़े नेता के रूप में नाम आ जाए तो कहीं तक बात बन सकती है। आप विगत दिनों से देख रहे होंगे, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की तारीफ की, ममता बनर्जी आरएसएस की तारीफ करने लगी हैं। तो ये सब चीजें जब दिखने लगे कि हाँ, कि कांग्रेस की यात्रा के समय जब ममता बनर्जी के ऐसे बयान, और जब मीटिंग हो, मीटिंग से ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे नेता दूरी बना लें, तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि वास्तव में जिस तीसरे मोर्चे की गठबंधन की बात कर रहे हैं वो कितना सक्सेसफुल होगा। तो ये देखना पड़ेगा। दूसरा सबसे अहम ये है भूपेश जी कि जो खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो संदेश क्या देंगे। ऐसे उनके कुछ निर्णय आए पार्टी के पटल पर जो कार्यकर्ताओं के साथ साथ विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल भी स्वीकार कर लें कि हाँ, बागडोर किसी सही व्यक्ति के हाथ में आई है, तो कुछ मुझे लगता है कि एक मंच पर आने की कवायद जो की जा रही है वो किसी हद तक पूरी हो सकती है। तो ये कांग्रेस को स्वीकार बताना पड़ेगा कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार से अलग हटके कोई डिसीजन लिया, या बहुत से ऐसे जो आरोप कांग्रेस के बड़े नेता लगाते रहे उसका फॉर्मूला कोई खड़गे साहब के पास है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी तो इंतजार करना पड़ेगा कि खड़गे साहब के जो फैसले आएंगे, जैसे 50% वो कह रहे हैं कि साहब पद भरे जाएंगे, जो
50 साल से नीचे की उम्र के जो होंगे। ये तो राहुल गांधी ने भी कहा था जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कि मैं युवाओं को साथ लाना चाहता हूं। गौतम सेठ, बिहार में नीतीश कुमार, बंगाल में ममता बनर्जी, पंजाब में भगवंत मान, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, तमाम और ऐसी स्टेट्स जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार है, वहां से आपको क्या सपोर्ट मिलेगा? और क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार होगा, जो कि पहले मना करते आए हैं? देखिए, एक बहुत अच्छी पहल जब सुप्रिया सूले जी और आदित्य ठाकरे जी ने इस यात्रा में शिरकत की, तो विपक्षी एकता का एक जो सिग्नल है वो जाना शुरू हुआ। और विपक्ष को यह समझने की अब आवश्यकता है कि देश के लिए इस समय बेरोजगारी और महंगाई ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता इतनी त्रस्त है कि विपक्ष को अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखते हुए, जिस पर्पस से हम सब राजनीति में है वो है लोगों की भलाई, तो उस पर्पस को प्राइमरी रखते हुए हम लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। और हम लोग जरूर एक साथ आएंगे। उसके लिए किसके नेतृत्व में आएंगे, कौन नेतृत्व करेगा, ये सब सवाल जो है इसका जवाब राजनीति है, आने वाले समय में जरूर आपको मिलेगा। मगर मैं इस बात का आश्वासन देना चाहूंगा कि देश के लिए, देश की आवाम की भलाई के लिए सारा विपक्ष आपको 2024 में जरूर एकजुट नजर आएगा। कांग्रेस के नेतृत्व में? कांग्रेस के नेतृत्व में ऑफकोर्स, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हर विलेज में, इस देश के हर गांव में अपनी प्रेजेंस रखती है। पर कांग्रेस के नेतृत्व में होगा, किस तरह होगा, उसकी फॉर्मुलेशन क्या होगी, ये सब बातें जो है वो आने वाले समय में हम लोगों को जरूर क्लियर होंगी। मगर देश के नेतृत्व में, देश की जनता के नेतृत्व में, जनता के मुद्दों के नेतृत्व में आपको एक एकजुट विपक्ष जरूर नजर आएगा। डॉक्टर सुनील, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, भगवंत मान, केजरीवाल, केसीआर, तमाम और अगर स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, कांग्रेस के झंडे के नीचे राहुल गांधी के नेतृत्व में, या जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही है कि कोई एक ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा जिसमें सबको स्वीकार्य होगा कांग्रेस का नेतृत्व, या कोई ऐसा फॉर्मूला बनेगा जो सबको स्वीकार्य होगा, लगता है आपको? देखो भूपेश जी, मैंने अभी भी कहा कि खड़गे साहब के कुछ फैसले जो पार्टी के पटल पे होंगे वो ये निर्णय करेंगे कि नेतृत्व कांग्रेस का होगा या नहीं होगा। क्योंकि मैंने अभी जो नाम आपको गिनाए थे वो इस देश के जाने माने नेता रहे, धरातल से जुड़े हुए नेता रहे। यदि वो एक मंच पे विपक्ष को नहीं ला सके तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई गुंजाइश बची है। हाँ, मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस नेता कह रहे हैं, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन क्या कांग्रेस के पास इसका फॉर्मूला है कि नहीं? क्या इन मुद्दों को लेकर वो जनता को कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सवाल ये खड़ा होता है। प्रियंका गांधी ने जो भी उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव लड़ा, बड़ा बखूबी लड़ा, मीडिया में बहुत सुर्खियां रही और जितनी हम लोग तारीफ कर सकते थे की तारीफ है, बहुत अच्छा था। क्या रिजल्ट हुआ उसका? क्या उसी फॉर्मूले को वो हिमाचल ले गई? क्या जो महिला है लड़ सकती है, क्या वो फॉर्मूला ले? यहाँ का फॉर्मूला यही खत्म हो गया। जितने % सीटें उन्होंने विधानसभा में उत्तर प्रदेश में देने को कही थी, क्या वो हिमाचल में उन महिलाओं को दी? क्या जब आपका राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो किसी एक फॉर्मूले पर नहीं टिक पा रहा है कि आप किसी राज्य में दूसरा फॉर्मूला, उस राज्य में दूसरा फॉर्मूला, और जब हम ये बातें कहते थे कि जो बातें तो आपकी बहुत ठीक है, तो आपने कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर ने कहा कि जहां जहां जिस राज्य में चुनाव होगा हम यही फॉर्मूला अपनाएंगे। और वही महिलाओं की जो महत्ता रखने की बात जो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कही, क्या वो हिमाचल पर जाके कही? तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लोगों को या कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा कि जो बड़े नेता सवाल खड़े करते आए हैं, खड़े कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई समाधान का फॉर्मूला है? क्या आप यही कहेंगे कि साहब ये परिवार से अलग हटके या बीजेपी से पीछे के प्रदेश से इनकी डील हो चुकी है? आप बताइए, जम्मू कश्मीर में एक बड़ा नेता जो कई बार मुख्यमंत्री रहा हो वो आपके हाथ से फिसल गया, चला गया, आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं था। आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, आप मध्य प्रदेश की बात करिए, राजस्थान उसी मुहाने पर खड़ा हुआ है। तो जब आप अपनी पार्टी को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे कर पाएंगे? वही अपनी पार्टी पर जब आपकी पकड़ ढीली होती जा रही है तब दूसरी पार्टियों पर पकड़ कैसे मजबूत कर पाएंगे, जबकि उनके नेतृत्व का भी लोहा माना जाता है। खेमचंद शर्मा, एनडीए के कुनबे की अगर बात करें तो क्या जिस तरीके से ममता बनर्जी आरएसएस को लेकर भारतीय जनता पार्टी को लेकर सॉफ्ट हुई हैं, लग रहा है आपको कि ऐसा कुनबा आपका और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बढ़ सकता है चुनावों से पहले? क्योंकि अगर महागठबंधन बनेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी सरकार को। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो काम है तो लोगों के बीच में पॉपुलर है, लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग उनको प्यार करते हैं, लोग उनको साथ देते हैं। इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी मानना पड़ता है, वो भी मान रही है कि आदरणीय मोदी जी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं।
वो देश को एक सही दिशा में ले जा रहे हैं, अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और बाकी जो स्टेट्स है उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जब ऐसी पॉजिटिव भावना होती है, कंस्ट्रक्टिव भावना होती है, लोगों के बीच में से एक संदेश आता है कि इनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हर एक व्यक्ति जीतने वाले समूह के साथ होना चाहता है, ना कि हारने वाले के साथ। हर एक व्यक्ति ऐसे नेता के साथ खड़ा होना चाहता है जो हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराएगा और साथ के साथ अपने जो एलाइज है, अपने जो पार्टनर है, उनके साथ भी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव एक वेव जनरेट करेगा, ना कि नेगेटिव वेव जनरेट करेगा। तो आदरणीय मोदी जी को साथ में लेना और उनके साथ काम करना, हर एक पार्टी जो कांग्रेस जैसी कुछ नहीं रखती, समुचित सोच नहीं रखती, वो अपना, मेरे को ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव एंगल समझती हैं, अच्छी बात समझती हैं। उनके कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि अगर हमें लॉन्ग टर्म में बड़े स्तर पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। चलिए, भारतीय जनता पार्टी अपने बयान पे कायम। गौतम सेठ, बीजेपी का कहना है कि लगातार प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, आप अपनी पार्टी को संभालिए। भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा आपको निकालनी चाहिए थी। ये बड़ा आरोप, आपके बड़े नेता छिटक रहे हैं। G23 की बात करें, आनंद शर्मा की बात करें, गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, ऐसी बड़ी लंबी फहरिस्त है जो कि नाखुश है नेतृत्व से। ऐसे में इस यात्रा के क्या मायने और क्या हासिल? पहले तो खेमचंद्र शर्मा जी ना जाने मोदी जी के ऐसे कौन से काम की बात कर रहे हैं जिससे जनता को राहत मिली हो। इस देश में जो बेरोजगारी दर है वो आज चरम पर है, ये है नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि। इस देश में जो महंगाई है, जो सरसों का तेल है, वो आज एक गरीब खरीद नहीं पा रहा है, वो आज सब्जी लेने जा रहा है तो उसके लिए अपनी रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। ये है नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि। नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है कि उन्होंने इस देश का एजुकेशन इंडेक्स जो है उसके अंदर बढ़ोतरी जो है वो ना के बराबर हुई है। ये है नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि। आप किस उपलब्धि की बात कर रहे हैं? देश की सेना में अग्निवीर जैसी स्कीम लाकर उसका जो युवाओं का प्रोत्साहन है उसको खत्म कर देना और 4 साल बाद कहना कि भैया अब आपने देश की सेवा कर ली, अब हम आपको जानते नहीं है, जो अब आपने करना है खुद देखिए। ये है नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि। तो नरेंद्र मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, उन्होंने इस देश के युवा को त्रस्त, खेमचंद उपलब्धियां बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। गौतम सेठ, कांग्रेस के नेता, जवाब दीजिए। देखिए, इनको दिखाई नहीं कि आदरणीय मोदी जी से ज्यादा तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कांग्रेस करती थी, उससे 4 गुना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। बॉर्डर, जो बॉर्डर एरिया है वहां पे तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। आज सेना के पास रहता है, आज सेना के पास वारसे में, आज सेना को आधुनिक किया जा रहा है, तेजी से आधुनिक किया जा रहा है। के जमाने में हमें जिस सेना की नीड थी और डॉक्टर सुनील कौशिक, करनी पड़ी। कंक्लूड आपसे करूंगा। क्या राहुल गांधी को इस यात्रा से उतना फायदा मिलेगा या राहुल गांधी को अपनी स्ट्रेटेजी, कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके राहुल गांधी को हिमाचल प्रदेश और गुजरात में उतारना चाहिए था? नहीं, देखो, जो जो चीज़ें मैं भूपेश जी कहूँ कि जो पूर्वोत्तर के राज्यों में जो भीड़ कहती है, वो निश्चित तौर से राहुल गांधी या भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करती दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या हिंदी राज्यों की तरफ वो बढ़ेगी तो क्या उतनी भीड़ रहेगी, इतने लोग उसको कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सवाल खड़ा होता है। दूसरा, क्या वो भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? क्योंकि बहुत सारे हम लोग देखते हैं, चुनाव में जाते हैं कि भीड़ तो बहुत सारी होती है देखने के लिए, लेकिन देखते हैं तो वोट कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में एक सीधा उदाहरण है कि प्रियंका गांधी की कोई रैली नहीं थी जिसमें भीड़ न होती हो, लेकिन रिजल्ट क्या आया कि आप एक भी सीट नहीं ला पाए। तो वो जो भारत जोड़ो यात्रा है, मैं अपनी समीक्षा करूं तो कह पा रहा हूं कि हाँ, सफलता की ओर है। और मुद्दे जो कांग्रेस कह रही है, विपक्ष के राजनीतिक दल कर रहे हैं, मुद्दे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं भी नहीं इस बात से सहमत हूं क्या कांग्रेस के पास या विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों के पास इन समस्या के समाधान का कोई फॉर्मूला है कि नहीं। जिन दौर से देश गुजर रहा है उस दौर से को लाइन पे लाने के लिए क्या विपक्ष के पास कोई फॉर्मूला है कि नहीं फॉर्मूला है, ये थोड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरी जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो वोट में तब्दील उन लोगों को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या वो समर्थन जो इस समय तात्कालिक उनको भारत जोड़ो यात्रा मिल रहा है वो कितना स्थायी रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। राहुल गांधी की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं सरकार की पेशानी पर बल जरूर डाल रही है, लेकिन क्या वो इतनी ताकतवर गठबंधन में तब्दील हो पाएगी कि सरकार को टक्कर दे पाए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फायदा उठा पाए, सभी तमाम दलों को कांग्रेस अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर ले, तमाम बड़े नेता जो हैं वो राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करके
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ताल ठोकें। ऐसा होता मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले का जो तजुर्बा है वो भी यही बताता है कि इससे पहले भी महागठबंधन तैयार हुआ था, लेकिन वो भी उतना सटीक साबित नहीं हुआ। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के बहुत शुक्रिया, गौतम सेठ कांग्रेस के बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सुनील कौशिक बहुत बहुत शुक्रिया एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। और फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत।